अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरे साथ आज बैठे हुए हैं चांद भाई चिली में। सैंटियागो से 2 घंटे की फ़्लाइट लेके 2.5 घंटे की फ़्लाइट लेके इकी की एक सिटी है, वहाँ पे मैं आया हूँ। और आपने मेरे ऑलरेडी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं भाइयों के साथ, जिनमें मैंने बताया कि लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, गाड़ियों का काम कर रहे हैं। इससे पहले मेरा एक इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, जिसमें 2 भाई मेरे साथ बैठे हुए थे। एक मकतबा देवबंद को फॉलो कर रहे थे और एक अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को फॉलो कर रहे थे। दोनों अपनी जगहों पे सिस्टम लेकर चले हुए थे यहाँ पे चिली में। आज मेरे साथ एक और भाई बैठे हुए हैं, इनका भी बिजनेस है। इनसे भी पूछेंगे क्या बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कारोबार कर रहे हैं और एक्चुअल में यहाँ पे रहने का पर्पस क्या है। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं भाई के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी भाई जी मुझे आपने बताना है आपका ताल्लुक कहाँ से है और यहाँ पे चिली में कितनी देर से हो, और ये पहले बताएं फिर नेक्स्ट आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं सवाल। मेरा ताल्लुक भाईजान अपना पाकिस्तान सियालकोट से है। जी सियालकोट कैंप के हम रहायशी हैं। सही। तो चिली में मैं आया था मई 2009 में, तकरीबन समझ लें कि ऑलमोस्ट 15 साल से कुछ 2-3 महीने ऊपर हुए। 15 साल से ऊपर का अरसा आपने चिली में गुजार दिया। जी पासपोर्ट होल्डर है, यहाँ के नेशनल हो गए हुए हैं। जी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आपने चिली क्यों सिलेक्ट किया? मैं अक्सर लोगों से, हर बंदे से पूछता हूँ कि आपने चिली क्यों सिलेक्ट किया। किसी की कोई रीज़न है, किसी की कोई रीज़न है, तो आपने बताना आपने चिली क्यों सिलेक्ट किया था। अच्छा, चिली का सिलेक्ट असल में पाकिस्तान में आपको पता ही है, जैसे कि पाकिस्तान में रहते हुए इंसान कहता है बस बाहर जाए जो सा मर्जी मुल्क हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यार जोन सा मर्जी मुल्क हो वो तो समझ आती है। मेरे नज़दीक बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन चीज़ों को, इन जगहों को प्रेफरेंस देते हैं। आपने कहा नहीं भी मैंने इन जगहों पे जाना नहीं, मैंने जाना चिली, दुनिया का आखिरी मुल्क जिसका नाम ही नहीं पता दुनिया को। मैं आपको बताऊं, मुझे भी चिली का नाम चिली में आने से पहले नहीं था पता। अच्छा। हमारे एक अजीज थे जो चिली में रहते थे, वो अबू के दोस्त थे। तो उनका इधर बिजनेस था अपना यूज्ड अपना क्लोथ का। वो अमेरिका से, कनाडा से लेके आते थे यूज्ड कपड़ा और इधर आके बेचते हैं। इधर एक बहुत बड़ी मार्केट है चिली के अंदर के यूज कपड़े इधर आते हैं चिली में, और इधर से बोलीविया में और चिली में भी जो यूज कपड़ा आता है ना, उसमें आते हैं कुछ नए कपड़े होते हैं, कुछ यूज्ड होते हैं। ठीक है। नए कपड़े वो चिली में रह जाते हैं चिली की मार्केट के लिए, और यूज कपड़े चले जाते हैं बोलीविया वगैरह। ओके। तो वो ये काम करते थे। तो उन्होंने मुझे, वाले साहब के वो दोस्त थे, तो उन्होंने दावत दी कि चिली चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान से निकलना मकसद था, जिधर भी ले कोई ले जाए। ठीक आपको है। वाले साहब ने? हाँ जी, मेरे वाले साहब के दोस्त थे बहुत। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने वीज़ा पाकिस्तान से लिया था और पाकिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे आगे, या किसी और थर्ड कंट्री में जाके आप वीज़ा नहीं, लिए? जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पाकिस्तान के अंदर वीजा मिल रहा था हमारे इधर। कॉन्सुलेट थी उसमें, कॉन्सुलेट थी। एम्बेसी ठीक है, होगा। एम्बेसी कॉन्सुलेट वगैरह थी पाकिस्तान में, वहां से आपने वीज़ा लिया और यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछना है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे मोस्टली जो पाकिस्तानी 95%, 98% बड़ी तादाद में वो गाड़ियों का बिजनेस कर रही है। ठीक है, क्या आया आप भी गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं? कुछ साथ में कुछ और बिजनेसेस चल रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको छोटा सा बता दूं सवाल का जवाब। जब हम शुरू में आए थे, तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो वाले साहब के दोस्त थे वो कपड़े का काम करते थे। जब मैं आया तो पहले 4 से 5 महीने कपड़े के काम ही था। ठीक है। फिर मेरी उनके साथ कुछ अनबन होगी, मैं उनसे अलहदा हो गया। उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट पे भी काम किया, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। 1-2 महीना उस पर काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक छोटी सी बुटीक, क्योंकि कपड़े का एक्सपीरियंस था चिली में आते ही, पहला एक्सपीरियंस था ही कपड़े का, तो वो एक छोटी सी बुटीक बनाई थी सेंटर में, डाउनटाउन में। ठीक है। तो उसमें भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। 1 साल से हमने 2009 में आया, 2010 तक मैं यही काम करता था। ओके। 2010 में फर्स्ट टाइम मैंने जॉब शुरू की थी। इधर पाकिस्तानी भाई थे हमारे, जिनके पास मैंने एज अ सेलमैन जॉब शुरू की थी। एज अ सेलमैन। $700 दो में मुझे मिलते थे। अच्छा, 2010 में? 2010 में। 2010 से 2011 तक मैं $700 मंथली पे काम करता रहा। ओके। 2011 से 2012 तक मैं $1000 पे काम करता रहा मंथली। अच्छा। मगर ये था कि 2011 से 2012 तक, क्योंकि मैंने 2010 से 2011 तक मार्केट को समझ लिया था, गाड़ियों का काम किस तरह होता है, क्योंकि मैं सेलमैन था। तो मैंने 2011 से 2012 तक थोड़ा बहुत अपनी भी सेविंग करके 1-2 गाड़ी से काम स्टार्ट किया था। जी। मई 2009 में मैं चिली में आया।
मई 2010 में मैंने काम शुरू किया जॉब, सही है। और मई 2012 में मैंने जॉब छोड़ दी। माशाल्लाह, ये आप एक एक साल का जो है ना वो टाइम पीरियड लेते रहे हो कि इस साल मैंने ये काम करना है, अगले साल ये करना है, फिर अपना बिजनेस 2012 वही रखा है। मई का टारगेट था। फिर मई 2012 में मैंने जॉब छोड़कर अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस था, एज अ सेलमैन काम किया हुआ था, कस्टमरों के साथ रिलेशन भी अच्छे हो गए थे। सही है। तो 2 4 5 गाड़ी से काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज आपके सामने। यानी कि 2011 से मैं कह सकता हूँ कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया गाड़ियों का, उससे ऑनवर्ड चलते रहे, 2024 आ गया, 13-14 साल आपने फिर इसी बिजनेस को प्रमोट किया, कंटिन्यू किया। इसी में तो आज आप वही सेल एंड परचेज का काम कर रहे हो गाड़ियों की, कि उनकी रिपेयरिंग का भी साथ चल रहा है काम? असल में हमारा यूज कार का काम है। यूज कार में आपको पता है, जो यूज कार आती है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह होती है, वो तो लाजिम होती हाँ है। जी, वो हमने अपनी वर्कशॉप भी रखी हुई है अपने शोरूम के अंदर ही, ठीक है, जिधर हम अपना माल मंगाते हैं। सही है। जापानीज भी आता है यूज, और कोरियन भी यूज कार आती है। आपका यानी कि जापानीज और कोरियन कार का मिक्स काम है। मिक्स काम है। शुरू में सिर्फ जापानीज का था, उसके बाद मार्केट थोड़ी चेंज हुई, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड बिल्कुल ऐसे ही है। तो जापानीज को इधर ला के राइट से लेफ्ट करना पड़ता था, फिर वो बिकती थी। आज भी चल रही है। आज भी चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता कोरियन गाड़ी मुतारफ होना शुरू हुई मार्केट के अंदर, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कोरियन गाड़ी में भी आ गए। तो ठीक है। आज अब शुरू के अंदर आजकल हमने- कोरियन गाड़ियों का बड़ा रुझान मैंने देखा है, यहाँ पे शुरू हुआ है, लेकिन पहले जो है ना वो जापानीज कार का ही चल रहा था। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, जो आपकी जो कार्स आती हैं सारी, ये यहाँ से आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो आजकल? ज्यादातर असल में चिली की मार्केट 3 हिस्सों में मार्केट है जी। जो माल आता है जापान से, कोरिया से, उसमें से एक हिस्सा चिली की मार्केट के लिए रह जाता है। चिली के अंदर 4 सिटी ऐसे हैं जो फ्री जोन है। ओके। हाँ, आप बैठे हुए हैं अभी इस टाइम इकीके में। इकीके और इसके साथ 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर एक शहर है अरिकाल। ये जो सारा हिस्सा है, इसके अंदर छोटे छोटे गांव भी आते हैं। इन सब गांव में और सिटी में यूज कार फ्री ऑफ टैक्स जो है ना सेल होती है चिली के लिए। सही है। इसी तरह अगर आप साउथ एक्सट्रीम में चले जाएं, उधर पुंता रेना एक सिटी है, कोई याइके है, पोर्टो आइसन है, ये 3 सिटी है, और उनके साथ जो मुनिका गांव है, उनमें भी ये गाड़ी चलती है। लिहाजा चिली में जो माल आता है उसमें हम 3 हिस्से रखते हैं। एक हिस्सा होता है चिली की मार्केट का, और एक हिस्सा होता है जो पैराग्वे जो साथ कंट्री है उधर में बेचते हैं, और एक हिस्सा है जो मेन पहले मार्केट थी वो बोलीविया था। आजकल वैसे वो 10-20% ही रह गया, कुछ माल जो है वो बोलीविया में जाता है। ये 3 मुल्कों में हम माल बेचते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ चिली जा रहा है आपका माल, पैराग्वे जा रहा है, और बोलीविया जा रहा है। ठीक है, आपने इस मार्केट को थोड़ा कवर किया होगा। ज्यादातर आपका मैंने बोलीविया को इतना कवर नहीं किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ पैराग्वे कि मार्केट के अंदर बोलीविया भी है, मगर मैं शुरू से ही पैराग्वे और चिली का काम करता हूँ। पैराग्वे और चिली का ज्यादा काम है आपको। मैं भी एक भाई से मिला था सुबह, वो टोटल सिर्फ चिली का काम करते हैं, वो आउट नहीं होते। ठीक है। अब मैं कुछ और बंदों से मिला हूँ जो पीरू और उसका बोलीविया का काम कर रहे हैं। आपका मेन फोकस पैराग्वे पे आ रहा है और चिली के ऊपर आ रहा है। इसी तरह हर बंदे का डिफरेंस है कि जी मैंने इस मार्केट को फोकस करना है, वहां पे ज्यादा लिंक्स है मेरा, वहां पे माल जाता है, तो हर बंदे का एक डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे आके चिली में आके आपने क्या खोया क्या पाया? असल में ये लाइफ का हिस्सा होता है। सही है। इंसान की लाइफ के जो ना स्टेजेस होते हैं जी। आपको पता है एक टीनेजर होता है इंसान, उसके बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है। मैं जब चिली में आया था तो मेरी उम्र थी 19 साल। हाँ। चिली में आने के 1 महीने के बाद मैं 20 साल का हुआ था। अच्छा। समझ ले कि मैंने अपनी जो जवानी है ना वो चिली को दे दी मैंने अपनी हिसाब में तारीख पर ये सही है। ठीक है, मैंने अपनी जवानी समझ लो कि चिली में दे दी है। ठीक है। तो बहुत कुछ पाया। हाँ। उनमें क्या है कि इंसान हमने अपने माली तरक्की की, अपने पीछे घर वालों को फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रोंग हो गए। ठीक है। और जो खोया वो ये खोया, आपको पता है हर प्रदेशी की एक ही बात है, तो अपने रिश्तेदारी जो से उनके साथ टाइम स्पेंड करना। समझ लें कि मैं जब पहली दफा पाकिस्तान गया था तो मैं ऑलमोस्ट 6 साल के बाद गया था। 2014 के दिसंबर में गया था। अच्छा। 5.5 साल बाद। तो वो जो मैंने उधर जाते पहली दफा जो उधर मैंने जाते पहली दफा चीज मिस की वो ये थी कि मेरे छोटे छोटे भाई थे, उनके चेहरे होते, जब मैं गया तो चेहरे होते। सही है। यानी कि एक अरसे बाद आप पाकिस्तान गए थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने
फाइनेंशियली तौर पर अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ था। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आज आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आता है या फिर जो मौजूदा पाकिस्तानी है या फिर सेटअप जिनका छोटा मोटा है, मैं आपसे आपकी अर्निंग के बारे में ना सवाल कर रहा हूँ ना राइट होता है किसी को कि किसी की अर्निंग पूछूं। मैं जस्ट एक रैंडम जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आइडिया हो जाए कि जो चिली में रह रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी किस हद तक कमा रहे हैं, किस हद तक कमा सकते हैं, तो एक छोटा सा सेटअप लगाने के बाद मंथली कितना कमा सकते हैं। क्योंकि मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि भाई मेन चीज तो पूछी नहीं आपने। असल में बात यह है कि इस टाइम जो मेन काम हमारे पाकिस्तानियों का ना वो गाड़ियों का काम है। ठीक है। और ये गाड़ी में भी आप समझ लो लोगों की मोनोपोली है इधर, हाँ, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो समझ ले कि बहुत पहले ये था कि पैराग्वे से कस्टमर आता था चिली में और वो हमसे गाड़ियां लेता था। ठीक है। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट बहुत ज्यादा आपको पता आम हो गया हुआ है, तो जापान से कोरिया से जो कस्टमर मेन कस्टमर है ना वो डायरेक्ट बाइंग करते हैं। ठीक है। यानी कि वो हमें बीच में से काट के डायरेक्ट हो गए जापान। मैंने ये चीज सुनी थी कि कुछ वजूहात की बिना पर हमारे ही पाकिस्तानियों ने कुछ रास्ते दिखा दिए थे जो इनके बंदे थे, हाँ जी। तो वो फिर डायरेक्ट जो है ना वो बंदों के साथ होकर वो डायरेक्ट माल मंगवाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमें काफी नुकसान ऐसा ही हुआ। है। अगर देखा जाए तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि कस्टमर हो गया हुआ इस टाइम डायरेक्ट जापान भी और कोरिया भी। इधर जो हम थे असल में हमारा ये की जो है ये ट्रांजिट है, ट्रांजिटर। जापान से गाड़ी आई इधर से आगे चली गई, कोरिया से गाड़ी आई इधर से आगे चली गई। हाँ। अगर कोई बंदा बोले कि मेरे पास 1 2 3 4 करोड़ रुपया तो मैं आके इधर सेटअप बना लूंगा, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बुरी तरह से नाकाम होगा। अच्छा। हाँ, किसी भी काम में जाने से पहले सिर्फ गाड़ियों का काम नहीं, उसके बारे में जानना उसके बारे जरूरी में है। ये है कि मैं इधर एक दोस्त आए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो भी चले गए हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मैं हर बंदे को यही बोलता हूँ कि अगर आपने जिस काम में जाना है पहले उस काम में थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल 2 साल जो है ना जॉब करें, एक्सपीरियंस हासिल करें। बिल्कुल। एक्सपीरियंस के बाद आप समझ सकते हैं कि कौन कितना कमा सकता है। देखिए बात बला के दोस्तों, मैं समझता हूँ आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होंगी और ये जो मेरी आजकल वीडियोस चल रही है ना ये मोस्टली कारोबारी हजरात लोगों के लिए है, उनके मैं प्रमोशन के लिए मैं कर रहा हूँ। प्रमोशन किसी ने मुझे बोला नहीं, मैं वैसे ही यहाँ पे जो लोग हैं उनको सारे इंटरव्यूज वगैरह लेके बता रहा हूँ। अभी भाई ने बहुत अच्छी एक बात की, मैंने काफी साल पहले भी जब वीडियोस बनानी शुरू की थी उसमें बोला था जब आपने किसी कंट्री में जाकर कारोबार करना है और आपका कुछ आगे सेटअप नहीं है तो कोशिश करें जो आपके पास पैसा वो तो आप सेफ रखें, वहां पे जाकर कुछ अरसा जॉब करें, कुछ लैंग्वेज सीखें, कुछ मार खाएं उस कंट्री में जाकर, कुछ रिलेशन बनाएं। उसके बाद आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि मैं इस कंट्री में आया ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या एक्सपीरियंस है और मैं कितना पैसा लगाऊं कि मुझे अर्निंग शुरू हो जाए। बाई की मुझे बात बहुत ज़बरदस्त अच्छी लगी और मुझे सिर्फ एक एस्टिमेटेड रफ आइडिया बता दें कि एक मैं यहाँ पे शोरूम बना के गाड़ियों कितना अर्न कर सकता हूँ। जो बंदा पहले फर्स्ट टाइम चिली में आएगा, 1 साल 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस लेगा, उस एक्सपीरियंस के बाद मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई बंदा, इधर बंदे ऐसे हैं जिन्होंने $2 लाख लगाया हुआ है, सही है, उससे $4-5 हज़ार कमाते हैं मंथली। हाँ। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने $5 लाख लगाया हुआ है और वो 1-2 हज़ार कमाते हैं। ये अपना रफ आइडिया ये है कि $2-3 लाख लगा के आप $5,000 $4,000 मंथली कमा सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। अच्छा मुझे अब एक चीज, अब जो मेन आगे एक मुद्दे की तरफ मैं आ रहा हूँ, आप यहाँ पे कारोबार तो कर रहे हो प्लस आपने मुझे एक और चीज बताई थी कुछ और भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाइक की एकेडमी या कुछ, ठीक है, उस एकेडमी के मुतालिक पता करते हैं, क्या कौन सी एकेडमी क्या चला रहे हैं यहाँ पे? असल में बात यह है कि जी हमें तो ये एक्सपीरियंस फर्स्ट जो हमारा था वो यही था कि बाहर जाना है और पैसा कमाना है, ठीक है, जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने जो सा हम पर फजल किया कि थोड़ा सा दीन के मुतालिक पढ़ना शुरू किया। ठीक है। जब दीन के मुतालिक पढ़ना शुरू किया तो फिर पता लगा यार हमारे साथ तो बहुत गड़बड़ हुई हुई है। ठीक है। मैंने पाकिस्तान के अंदर जो सा ना समझने के 5 साल मदरसे में लगा के हिफज भी किया था। अच्छा माशाल्लाह। मगर दीन की तरफ रुझान नहीं था। हिफज क्यों किया था कि वालिदैन की ख्वाहिश थी कि बच्चा हिफज करे, साथ पुश्ते बख्शवा लेगा। ठीक है। उस बेस पे उन्होंने हमें हिफज के लिए डाल दिया। ओके। हिफज किया, फिर जब 4-5 साल 6 साल समझे कि ना नमाज पढ़ी ना कुरान पढ़ा, वो बुलबुला गया। सही है। तो 2016 में मैंने पाकिस्तान गया था, तो उस टाइम मैंने शादी की। शादी के बाद जब मैं पाकिस्तान से चिली आया हूँ तो शादी के बाद जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनको पता है थोड़ा सा इंसान की लाइफ में चेंज आता है, थोड़ा ठहराव आता है। ठहराव जब तक शादी नहीं होती इंसान एक और ही फिजा में होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शादी के बाद थोड़ा सा मेरी जिंदगी में ठहराव जब आया ना, उस ठहराव में समझ लिया कि ये भी था कि बहुत पैसा कमा लिया, अभी थोड़ा सा
इसको संभालें भी। ठीक है। और थोड़ा सा ठहराव इसलिए आया कि जवानी की लाइफ थी, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, तो मैंने बोला यार किधर से शुरू करूं। सही है। तो मेरे जहन में ये आया यार मैंने हिफज किया है, क्यों ना मेरी जो मैं मंजिल भुला चुका हूँ उसको दोबारा याद किया जाए। तो मैंने जब कुरान जी खोला तो वो कुरान जी था अपना मैंने जब कुरान जी शुरू करना, मैंने बोला मैंने अभी किरात सीखी हुई थी मैंने मदरसे में पहले, तो मैंने बोला नहीं मैं किरात से शुरू करूंगा ना। ठीक है। दोबारा मैं मंजिल याद करूंगा मगर साथ साथ किरात करूंगा। ठीक हो गया। तो जब मैंने यूट्यूब पर किरात लगाई तो उसमें वो किरात खुल गई जिसमें किरात थी प्लस तर्जुमा था। ठीक है। तो वो 30वें पारा मैंने शुरू किया था, तो वो जब तर्जुमा साथ साथ मैं सुनता था तो मैं कहता था यार ये तो बातें थोड़ी डिफरेंस ही लग रही है, जो दिल को मतलब पहले तो हमने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ था, रट्टे में हिफज किया हुआ था। जब मैंने साजा तर्जुमा शुरू किया तो थोड़ी सी दिल को जो था ना, क्योंकि जिंदगी में एक ठहराव आ चुका था। सही है। वो तर्जुमा थोड़ा सा असर करना शुरू कर दिया। ओके। तो फिर मैंने बोला नहीं यार मैं कुरान की हिफज नहीं करता, मैं ये करता हूँ जो पढ़ा हुआ है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। सही है। साथ साथ कुछ उलमा थे जिनका तारुफ हो गया यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने अपील की है इस चीज के ऊपर कि कुरान का ये हक है कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ा जाए। मैं यहाँ पे ना आपकी बात थोड़ी सी टोकता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हर बंदे का कोई ना कोई मेंटोर होता है, ठीक है, जिसको वो फॉलो करता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा मेंटोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1, ठीक है। लेकिन मैं आजकल के मौजूदा दौर की अगर मैं बात करता हूँ, जिनको हम फॉलो करते हुए आगे चलते हैं कि यार इस बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये बंदा बहुत जबरदस्त है, इसकी बातें बहुत अच्छी। लाइफ की मैं बात करूँ, कुछ लोग फोत हो गए चले गए दुनिया से, जो मैं लाइव हयात है उनकी बात करूं तो वो आप कौन किनको मेंटोर समझते हो अपना? असल में ये वन लाइन का जवाब नहीं हो सकता। मैंने जैसे शॉर्ट जितना हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। असल में मैं पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको अपनी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक कट्टर बरेलवी खानदान में पैदा हुआ। जी ठीक है। आज भी मेरा सारा खानदान बरेलवी है। ठीक है। पीरी मुरीदी को मानने वाले हैं। मैं भी वही था, बरेलवी था। और सूफीज़म और दरबारों के मुतल्लिक़ जितना मुझे इल्म था, शायद मैं कहता हूँ हर दरबार पे जाने का प्रोटोकॉल भी मुझे पता था। ठीक है। मगर जब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो फिर समझ आई यार ये फिरका वारियत तो ये तो इस्लाम का कोई तल्लक ही नहीं इसके साथ। ठीक। तो फिर क्या किया कि जब कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया, साथ साथ तफासिर पढ़नी शुरू की, यानी कि मुझे नॉलेज तारफ हुआ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की तफसीर का, तफसीरुल कुरान का। डॉक्टर इसरार साहब को बहुत ज्यादा सुना, मगर सबसे ज्यादा जो मेरी जिंदगी में चेंज आया, जिसने मुझे कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करना और कुरान और सुन्नत की तरफ मुझे मेरा रुझान बढ़ाया, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अंदर, ये भाई की लाइफ के अंदर जो एक रोल चेंज, इनकी लाइफ रोल चेंज करने का किसी बंदे के सर पर ताज जाता, वो मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्जा पे ये कह सकते हैं कि आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी काफ़ी चीज़ों से नॉलेज लेकर आपने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट की, जो कि आपको लाइफ चेंज करके आगे लेके चलेगा। असल में बात ये थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। ठीक है। मैंने अपने उस्तादों की एक फहरिस्त रखी हुई है। पहले नंबर पर मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह को। ठीक है। बहुत ज्यादा सुनता हूँ मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह को। ठीक है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह, और मौजूदा दौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है। ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, साम इलाही ज़ाहिर साहब हैं, और अहले हदीस में जो हाफिज उमर सदीक साहब हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो मैं मगर मेन जिस बंदे ने रोल अदा किया ना कि मैं कुरान पढ़ूं और कुरान समझूं और दीन मुझे क्या सिखाना चाहता है और अल्लाह ताला के यानी कि दीन क्या तकाजा करता है मुझसे, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए मुझे सबसे बड़ा रोल जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। यानी कि मैं कह सकता हूँ उनसे इंस्पायर होकर आपने यहाँ पे चिली में एकेडमी भी बनाई। हाँ जी। फिर थोड़ा सा आपने उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को फॉलो करते हुए एकेडमी छोटी सी बनाई है, जिसके अंदर हमारे यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब उनसे इंस्पायर होकर आपने एकेडमी भी बनाई, और आज आप एकेडमी में बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हो। किस किस्म की तालीम और तरबियत है, क्या क्या अपनी एकेडमी में चला रहे हो? हाँ जी। जब मैंने कुरान जी पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मेरे जो दोस्त अहबाब थे, जो हमारा हल्का अहबाब था, उनके अंदर मैंने वो चीजें बयान करना शुरू की जिसकी मुझे समझ नहीं थी, जिनकी मुझे समझ आनी शुरू हुई। तो करते करते एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, यार तू कुरान समझ रहा है तो क्यों ना हमें भी पढ़ा। ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कि मैं पहले समझ लूँ फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना, जब तक मैं समझ ही नहीं सकूंगा तब तक मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने तकरीबन 3 साल लगाए
मस्जिद के अंदर मैं बैठता था मगरिब से इशा तक, जिसमें मैं तफसीर पढ़ता था, तर्जुमा तफसीर। मगर ये नहीं था कि मैं किसी एक मकतबा फिक्र को लेके चल रहा था। मैं जो तफासिर उस दौर में पढ़ रहा था वो 4 थी। ठीक है। एक थी तफहीमुल कुरान, अपना तफसीर इब्ने कसीर, सही, अपना डॉक्टर इस्लाम रहमहुल्लाह का बयानुल कुरान, सही, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो है ना तफसीर में पढ़ता था। उसके बाद करते करते जैसे दोस्त ने मशवरा दिया था, हमने 3-4 भाइयों ने मिलकर कुरान जी तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया, तफसीर पढ़ना शुरू की। ये था वाकया 2019 दिसंबर में, आज ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। हाँ जी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आधा कुरान कवर कर चुके हैं, बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तर्जुमा भी पढ़ा चुका हूँ, तफसीर भी पढ़ा चुका हूँ, लोगों के अकायद दुरुस्त कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुरान और सुन्नत अच्छा, की तबादला यहाँ पे आ गई। मैं एक चीज क्लियर करता चलूं व्यूवर्स को कि शायद कुछ ये लोग ये ना समझे कि मैं शायद किसी एक खास मकतबा फिक्र को परवान चढ़ाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे जिसमें 2 भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, एक उलमा देवबंद से थे और एक मिनहाजुल कुरान से जिनका ताल्लुक था, ये भाई पता चला कि जी ये मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो क्या मतलब कि उनसे इंस्पायर है। तो मैंने कहा चले, इन्होंने एक एकेडमी बनाई है, इनसे भी एक इंटरव्यू कर लिया जाए, जिनमें मैंने इनका बिजनेस के बारे में पता किया। और मुझे इन्होंने एक चीज बोली थी कि मेरा जो खास मकसद है यहाँ पे चिली रहने का, और जो कि हम सबका होना भी चाहिए इनके मुताबिक भी, और एज अ मुस्लिम नेशन भी होना चाहिए, कि मैं यहाँ पर लोगों की तालीम और तरबियत कर रहा हूँ, लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर आ रहा हूँ। असल में मकसद पहला जो सा था ना भाईजान, वो यही था कि पैसा कमाना। अभी थोड़ा सा मकसद चेंज हो गया। वो ये है कि कुरान जी की आयत अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ठीक है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जी। ये देखे ना, अगर आप किसी भी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार से पूछे तो वो हर बंदा ये बोलेगा बड़े फख्र से कि हम सबसे अफजल उम्मत है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ये कुरान का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर इससे आगे वाला हिस्सा जो है ना वो छोड़ जाते हैं। सही, अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों के लिए निकाले गए हो। सही, तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम उनको नेकी की दावत देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और उनको बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। असल में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार जो है ना, उसको इस आयत को समझना चाहिए। इस आयत को समझने के बाद एक ही हमें मकसद समझ में आता है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से हमारे ऊपर ये लाजम है कि हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। वो तब तक नहीं कर सकते, जैसे कोई बंदा अगर किसी गलती में है तो मैं उसको जाके बोलूंगा यार ये ना कर, वो समझेगा नहीं जब तक उसको कुरान और सुन्नत की दलाइल ना दिए जाए और उनको खुद पढ़ाया ना जाए। सही, तो मेरा मेन मकसद ये है इस टाइम पे हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं इधर, वो हम मिलके सारे जो है ना कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ सके। ठीक, ताकि सबसे पहले हम खुद समझें कि अमल बिल मारूफ है क्या चीज और नही अनिल मुनकर क्या। और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब तक चलेगा, जब तक चिली में है तब तक चलेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने सुना होगा इस्लाम 360 ऐप है। इस टाइम हमारे इज़ाद हुसैन चीबा साहब, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, उनको इस चीज का अजर अजीम अता करे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इस्लाम 360 ऐप से, कि लोगों के हाथों में कुरान और हदीस पकड़ाया है ताकि लोग उसको पढ़ सके, अमल कर सके। ठीक, जाहिद हुसैन तो मैं सॉरी बात बता रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने 21 लैंग्वेज में काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उस टीम का हिस्सा है और हमने स्पेनिश में उसमें काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस्लाम 360 में स्पेनिश में जो ट्रांसलेट हुई है, जो तर्जुमा आ रहा है इस्लाम 360 में, वो हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह इधर चिली में किया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया मुझे। ठीक है, अब ये जो वीडियो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग में बिजनेस है और फिर बाद में दीन का आ गया। ये इनकी जो एकेडमी है मैं वहाँ पे भी लेके चलूँगा, टाइम नहीं था फिर हम यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू हो गया। लेकिन मैं इनकी एकेडमी ज़रूर दिखा दूंगा, कहाँ पे इनकी एकेडमी और कैसे वहाँ पे निज़ाम चल रहा है। वो दूसरा चैनल है जिसके ऊपर व्लॉग के अंदर पूरी मैं आपको चीज़ बता दूंगा। तो भाईजान थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है, हर बंदा काम कर रहा है। दोस्तों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।